बारिश की लड़की भाग 30। रुद्रवीर पंखुड़ी को सीने से चिपकाए हुए उसके सिर पर हाथ फेरता अपनी प्यार भरी सहलाहट से उसके आंसुओं को बहने की जगह दे रहा था। उसकी फूलती हुई सांसें गवाह थी कि अब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था, लेकिन पंखुड़ी को देखकर खुद को बमुश्किल से रोक रखा था उसने। जब पंखुड़ी का रोना बंद हुआ तो उसे बेड पर बिठाया और वासु की टांग पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर ले जाकर रोड पर फेंक दिया। पुलिस को कॉल कर उसने बुलाया तो अधमरी हालत में पड़ा वासु गिड़गिड़ाने लगा। नहीं जी, पुलिस को मत बुलाओ, अम्मा को माफ कर दो। अम्मा भाग गया था, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। सविता, तुम इसको समझाओ ना। अपना नाम सुनकर सविता आंसू पोंछकर उसके पास गई और उसके छाती पर एक लात जड़ते हुए बोली, अकेली लड़की की कमजोरी का फायदा उठाने वाले नामर्द होते हैं और मैं तुझ जैसे नामर्द के साथ कभी नहीं रहूंगी। अगर हमको एक मर्डर माफ होता तो तुमको अभी मार डालता। सब वासु को खरी खोटी सुना रहे थे और सबसे इतर रुद्रवीर हाथ बांधे खड़ा पुलिस का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें वासु रेड्डी को ही घूर रही थी, जैसे किसी भी पल झपट पड़ेगा। अरे तुम सब अम को बोलता, कोई इन लोगों से क्यों नहीं पूछता कि इनका क्या रिलेशन है? आइयो, अमा अपनी आई से इसको उस लड़की के घर रात को जाते देखा है बहुत बार। पूरा टाइम दोनों साथ में रहते हैं। अमा को लगा वो लड़की मनी के लिए इसके साथ नाइट स्पेंड करती तो आमा भी करना चाहा तो क्या गलत किया? ऐसी लड़कियां होती हैं नाइट स्पेंड करने के लिए। वासु रेड्डी। वासु की बकवास सुनकर रुद्रवीर गरजते हुए एक बार फिर उसे उसकी खुराक देने लगा। सब उसे वासु से अलग करने की कोशिश कर रहे थे। साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी ओछी बातें पंखुड़ी के बारे में बकने की? जान है वो मेरी, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। बहुत मुश्किल से सबने उसे वासु से दूर रखा था, लेकिन वो छूटकर वासु की ठुकाई करने के लिए छटपटा रहा था। कहते हैं ना, एक औरत के चरित्र पर समाज को सवाल उठाते देर नहीं लगती। वासु रेड्डी की वाहियात बातें सुनकर तुरंत बाकी सब भी जज करने लगे पंखुड़ी और रुद्रवीर के रिश्ते को। पंखुड़ी के कैरेक्टर पर बड़ा सा सवाल उठ गया। जितनी मुंह उतनी बातें, और ये सब कुछ रुद्रवीर के बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। पंखुड़ी मुंह पर हाथ रखे इन घटिया बातों को सुनकर फूट फूट कर रो रही थी। रुद्रवीर ने एक नजर उसे देखा और अंदर गया। मंदिर से मुट्ठी भर सिंदूर उठाकर बाहर लाया और आकर उसने एक उड़ती नजर उस खोखले समाज पर डाली, जिसने एक मोलेस्टर की बातें सुनकर एक लड़की पर इतने वाहियात सवाल खड़े किए, और मुट्ठी में मौजूद सारा सिंदूर उसने पंखुड़ी की मांग में भर दिया था। सबके मुंह सिल गए। गर्म आंसुओं की धार पंखुड़ी के गालों पर लुढ़क गई, जिसे पूछते हुए रुद्रवीर उन खोखले समाज से मुखातिब होकर बोला, रिश्ता जानना था ना सबको, मेरा और पंखुड़ी का। बीवी है ये मेरी, शी इज माई वाइफ, डैम इट। और किसी ने भी इसे छूना तो दूर, इसकी ओर देखा या इसके बारे में कोई भी अपशब्द कहा तो जबान खींचकर हाथ में देने के साथ साथ जान हलक से निकाल दूंगा मैं। सब खामोश हो गए थे। वहीं सविता रेड्डी ने ताली बजाते हुए कहा,
मान गया तुम्हारा लव। काश सारे मर्द तुम्हारा जैसा सोच रखे तो वासु जैसा लोग सोसाइटी को गंदा नहीं कर पाएगा। पंखु, तुम अंदर जाओ, मैं आता हूं थोड़ी देर में। रुद्रवीर ने पंखुड़ी से कहा, लेकिन वो अकेले पड़ने से डर रही थी। रुद्रवीर ने सविता से रिक्वेस्ट की तो वो पंखुड़ी के साथ अंदर चली गईं। थोड़ी देर में पुलिस आई। रुद्रवीर को रिटन कंप्लेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। उसने एफआईआर दर्ज करवा के उस वहशी दरिंदे को लॉकअप में बंद करवा दिया। पंखुड़ी सोफे पर खुद में सिमटी बैठी थी। रुद्रवीर ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो उसने सिर उठाकर उसे देखा और दोबारा उसकी कोरे भीग गए। सविता रेड्डी उन्हें अकेला छोड़कर चली गईं। रुद्रवीर ने दरवाजा बंद किया और पंखुड़ी के पास जाकर बैठा तो वो उसकी गोद में सिमट गई। सॉरी पंखु, जब तुम्हें मेरी जरूरत थी मैं तुम्हारे पास नहीं था। मैं रहता तो ऐसा शायद कुछ नहीं होता। माफ कर दो मुझे, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। आई एम सॉरी। रुद्रवीर उसके बालों में हाथ फिरा रहा था। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है साहब। आप तो हमेशा मेरे रक्षक बन जाते हैं। आप नहीं होते तो वो मुझे। पंखुड़ी रोते हुए उसके सीने से लग गई। मुझे घिन हो रही है अपने शरीर से। बहुत गंदा लग रहा है, जैसे गंदे कीड़े रेंग रहे हैं। मैं क्या करूं साहब, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप मार दीजिए मुझे। हमेशा आपकी परेशानी का कारण बन जाती हूँ। आज मेरी वजह से आप पर भी सवाल उठ रहे थे। मुझे जीने का कोई हक नहीं साहब, मार दीजिए मुझे। चुप, बिल्कुल चुप। जान लेना चाहती हो तो कोई तेज धार चीज उतार दो मेरे सीने में, लेकिन ऐसी बातें करके मुझे बेमौत मत मारो। पंखु बच्चा, प्लीज ऐसा मत बोलो। बहुत चुभ रही है तुम्हारी बातें। रुद्रवीर ने कसकर उसे पकड़ लिया था। जितना गुस्सा सीने में दफन था सब एक झोंके से गर्म आंसू बनकर बाहर निकला। उसके आंसू महसूस कर पंखुड़ी की पकड़ भी उसकी पीठ पर कस गई थी। आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते साहब। रुद्रवीर के आंसुओं को पोंछते हुए पंखुड़ी ने कहा तो रुद्रवीर ने बिना कुछ कहे उसके आंसू पोंछ दोबारा उसे अपने सीने से लगा लिया। आज तुम्हें उस हालत में देखा तो धड़कन रुक सी गई थी। मैं तुम्हारे बगैर न जी पाऊंगा और न ही जीना चाहता हूँ। पंखु, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? पंखुड़ी का चेहरा हथेली में भरकर उसने गीले हरफों में पूछा तो उसके हाथ पर अपने हाथ रखकर पंखुड़ी बोली, बीवी हूं आपकी तो आपके साथ ही रहूंगी ना साहब। नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी आपसे दूर। आप कहेंगे तब भी नहीं जाऊंगी। बीवी, रोते हुए मुस्कुराकर रुद्रवीर ने धीरे से कहा और पंखुड़ी का माथा चूम लिया। मिलते हैं अगले भाग में।